नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम देखेंगे कि क्यों इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज, जो कि 2002 में जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर रहा था, वो क्यों 2018-19 में ऐसी लड़खड़ाती हुई पोजीशन में, और क्यों वो 2020 में एकदम रिवाइवल किए कि कोई तो मुझे खरीद लो। जानेंगे इस पूरे हिस्से को एकदम सही से और एकदम सटीक तरीके से। बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक केस स्टडी है, पूरी केस स्टडी फॉर्मेट में चलेगी। आपको हर एक पॉइंट में से एक एक बिजनेस लेसन में बताऊंगा, तो आप उस बिजनेस लेसन को ध्यान रखिए। केस स्टडी को सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होता, उसमें से कुछ ना कुछ छोटा से छोटा आउटपुट हमें जरूर लेना पड़ता है, तभी हमारी जो देखी हुई वीडियो या देखी हुई केस स्टडी है वो सही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल इस केस में मैं 7 पॉइंट, मतलब कि 7 ऐसी गलतियां जेट एयरवेज के बारे में बताऊंगा, और उस 7 गलतियों के सामने एक एक बिजनेस लेसन भी बताऊंगा। साथ ही साथ लास्ट में हम ऐसी चीजें देखेंगे जो कि कल ही एक न्यूज आई है, जिसके अंदर बताया गया है कि जेट एयरवेज को खरीदने वाले 2 आदमी मिल गए हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि क्यों जेट एयरवेज को मारा गया, क्यों जेट एयरवेज अपने 7 कारणों की वजह से मरी। हम इस वीडियो में टोटल 7 कारण देखने वाले हैं जिस वजह से जेट एयरवेज आज डूब चुकी है, मतलब कि डूबने के कगार पर है। पर कोई ना कोई बंदा आ रहा है, कोई ना कोई आदमी आ रहा है उसे रिवाइवल की कोशिश के लिए, पर जेट एयरवेज की हर एक डील नाकामयाब रह चुकी है। तो अब हम देखेंगे किस किस कारणों की वजह से जेट एयरवेज मर चुकी है। सबसे पहले, मतलब मरी तो नहीं बोल सकते, पर मरने की कगार पर जरूर है। सबसे पहला कारण ये देखेंगे, इंडिया का मार्केट क्या है। इंडिया का मार्केट एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा है, पर वो सारा मार्केट लो कॉस्ट करियर वाला है। अगर आपको नहीं पता लो कॉस्ट करियर और हाई कॉस्ट करियर क्या होता है, तो लो कॉस्ट करियर्स ऐसे करियर्स होते हैं जिसके अंदर आप कस्टमर को एकदम कम से कम दाम में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। होता ये है, एयरलाइंस इंडस्ट्री में टोटल 2 प्रकार के करियर्स होते हैं, लो कॉस्ट करियर, हाई कॉस्ट करियर। लो कॉस्ट करियर मतलब ऐसे लोग जो कम से कम दाम में फ्लाइट टिकट्स आपको देते हैं, और आप जब फ्लाइट के अंदर आते हो तब आपके पास हाई चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। जबकि हाई कॉस्ट करियर में ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्लाइट टिकट्स ही बहुत ही महंगी देते हैं, और जब फ्लाइट में आते हो तो आपको बहुत सी सर्विसेज फ्री में देते हैं। तो जेट एयरवेज था हाई कॉस्ट करियर, पर इंडिया का मार्केट पूरा लो कॉस्ट करियर पे था। इंडिया का मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, मार्केट भले ही बड़ा है पर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, इसीलिए इंडिया का मार्केट बहुत ही लो कॉस्ट करियर पे चल रहा था। वो जेट एयरवेज समझ नहीं पाया। जेट एयरवेज को लगा कि मैं हाई कॉस्ट करियर में हूँ, मैं हाई कॉस्ट करियर का ही माल बेचूंगा। उन्होंने बहुत ही हाई रेंज में प्राइस टिकट रखी थी। आज अगर फ्लाइट टिकट में 200-300 रुपए का भी फर्क होना, तो आदमी 200-300 रुपए फर्क वाली फ्लाइट में ही जाता है। इंडिया का मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, जो कि जेट एयरवेज समझ नहीं पाया। जेट एयरवेज में अपनी एक दूसरी कंपनी भी खरीदी जो कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में थी, लो कॉस्ट करियर को बनाने के लिए, लो कॉस्ट करियर के कंपटीशन में मुकाबला करने के लिए, पर वो भी एक नाकामयाबी रही। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जेट एयरवेज बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में था। जेट एयरवेज के पास बहुत ही बड़ा कंपटीशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। जेट एयरवेज उस प्राइस सेंसिटिव कंपटीशन में नहीं रह पाया। तीसरा मुद्दा ये है कि जेट एयरवेज ने पूरा अपना मैनेजमेंट सेंट्रलाइज कर दिया था। कोई भी छोटा भी डिसीजन सीधा नरेश गोयल जी, जो कि है जेट एयरवेज के सीईओ और फाउंडर, उन्होंने पूरा डिसीजन अपने हाथ में ले लिया था। कुछ भी छोटा डिसीजन भी हो तो सीधा हमें नरेश गोयल जी के पास जाना पड़ता था उस छोटे से छोटे डिसीजन के लिए। इसलिए एक तीसरी और एक खामी है कि मैनेजमेंट को कभी भी बड़ी कंपनीज में सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने सेंट्रलाइज कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है, और आपके लिए 7 मुसीबत से अगर एक भी चीज आपने कर ली तो आपकी कंपनी डूबने के लिए काफी। दोस्तों, चौथा मुद्दा ये रहा है कि जेट एयरवेज ने अपना कर्ज पे ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनका डेट बढ़ता ही गया। उन्होंने आईपीओ भी लाया, पर वो आईपीओ में उतना माल नहीं बना पाए, आईपीओ में उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए जो उन्हें चाहिए था। उनका जो बैलेंस शीट का कर्ज है वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। आपको सबको पता होता है कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में बहुत सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस बहुत से इन्वेस्टमेंट के लिए जेट एयरवेज ने बहुत काम किया, सारा इन्वेस्टमेंट जमा किया, पर जेट एयरवेज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उनके डेट की वजह से आया था, जो कि बहुत सी बड़ी खामी थी। डेट और इक्विटी रेशियो को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, वो जेट एयरवेज करने में नाकामयाब रही। बहुत से दूसरे भी कारण से, जैसे कि कंटिन्यूस कर्ज बढ़ता गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत से ऊपर नीचे हो गए, तो जेट एयरवेज एकदम कॉस्टिंग के मामले में सही से अनुमान नहीं लगा पाया, और उस अनुमान के वजह से उनको बहुत सा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जैसे कि और बहुत सा पेनिट्रेटिंग मार्केट ये था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें 100-200 रुपए के लिए भी कस्टमर अपना लॉयल्टी छोड़ देते हैं। तो ऐसी वजह से दूसरी जो एयरलाइंस थी, उनका जो सेल्स था, उनका जो टर्नओवर था, उनका जो रिसीट थी, वो
बढ़ती चली गई थी, वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया था पूरी पूरी जेट एयरवेज की मैनेजमेंट के कि हम अब क्या करेंगे, और उस वजह से ही वो लोग काम नहीं कर पाए। और आपको पता है कि जब एक आदमी के पास मेंटल प्रेशर आ जाता है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाता और अपने सारे डिसीजंस गलत लेता है, और वही चीज जेट एयरवेज के साथ भी हुई है। दूसरी छठी बात हम जो आज सीखने वाले हैं उसमें यह है कि जेट एयरवेज को बायर, मतलब कि जेट एयरवेज खुद को बेचना चाहती थी पर उनको कोई भी बायर लेने के लिए तैयार नहीं था। सारे बायर्स ने उनको ना बोल दिया था। उनकी जो टाटा के साथ डील थी वो कैंसिल हो गई, एसबीआई के साथ थी डील कैंसिल हो गई, बहुत सी और सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बिग कंपनीज, बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, फर्म्स ने उन्हें अप्रोच किया था कि हमें तुमको खरीदना है, पर वो सारी की सारी डील कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? वो सारी की सारी कंपनीज कम दाम में जेट एयरवेज को खरीदना चाहती थी, जो कि जेट एयरवेज अपने आप को इतने में बेचना नहीं चाहती थी। साथ ही साथ एक सातवां और एक अंतिम पॉइंट जो कि है बहुत बड़ा मुद्दा, जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा। देखिए, जेट एयरवेज के पास फंडिंग मिलने का बहुत ही स्कोप कम था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आईपीओ भी सक्सेसफुल गया था आईपीओ, पर आईपीओ से इतना माल नहीं बना पाया जितना उन्हें चाहिए था। फंडिंग्स, डेट बहुत बढ़ चुका था, फंडिंग्स मिल नहीं रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हो गए थे, कैश क्रंच हो गया था उनके वहां पे, तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर पा रहे थे जिसके वजह से उनको आगे इन्वेस्टमेंट कर सके हो। तो वो एक बहुत सी बड़ी खामी जेट एयरवेज में हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए। अभी हम 7 पॉइंट के एक हम बिजनेस लेसन्स देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज जो हम पहले लेसन में सीखे थे, सबसे पहला चीज कि हमें पहले मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। मार्केट क्या लो कॉस्ट करियर वाला है या हाई कॉस्ट करियर वाला है? मार्केट में क्या प्राइस सेंसिटिव लोग बैठे हैं या प्राइस इररिलेवेंट सेंसिटिव लोग बैठे हैं, मतलब कि जिनको प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, आप सिर्फ क्वालिटी सर्विस दो, हम आपको पैसे फेंकेंगे। दूसरा चीज ये है कि कंपटीशन को पहले परखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि गुड बिजनेसमैन सीज व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे कैन डू, ग्रेट बिजनेसमैन थिंक्स व्हाट देयर अपोनेंट्स थिंक अबाउट देम। मतलब कि अच्छे बिजनेसमैन जो कि नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कंपटीशन में मार सकते हैं। और जबकि ग्रेट कॉम्पिटिशन, मतलब कि बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन जो कि सक्सेसफुल बिजनेस बन चुके हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे कंपटीशन हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या कंपटीशन से अधिक कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट बिजनेसमैन ये देखते हैं और गुड बिजनेसमैन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और तीसरी बात ये सीखी है हमने कि हमें अपना मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेंट्रलाइज कर दिया, हर छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी आप तक पहुंचेगा एक छोटी से छोटी बातों के लिए, जो कि आपका टाइम खराब कर सकता है। दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, कभी भी मेंटल प्रेशर हमें क्रिएट नहीं करना है। अपोनेंट अच्छा कर रहा है, हमें उनकी स्ट्रेटेजीज ध्यान से पढ़नी चाहिए, एकदम शांति से पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत ही बड़ा डुबा सकती है, जो कि मैंने 7 पॉइंट डुबाए, और ये 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जीवन में भी साबित हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है, आपको अपना डेट इक्विटी मेंटेन करके चलना चाहिए। कभी भी इतना इक्विटी नहीं जमा करना चाहिए कि आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दे पाओ, या तो कभी भी इतना डेट जमा नहीं करना चाहिए कि आप अपने डेट की वजह से लॉस बुक करो। जेट एयरवेज ने भी बहुत से लॉसेस बुक किए हैं और उसकी वजह से ही वो कंपनी डूबने के कगार पर है। साथ ही साथ एक गुड न्यूज, कल की गुड न्यूज एक आई हुई है कि जेट एयरवेज को 2 लोग खरीदने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक स्टार्टअप है जो कि एक पार्टनरशिप, जो कि एक दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोली हुई है स्टार्टअप, वो 750 करोड़ रुपए जेट एयरवेज को देने के लिए तैयार है। जेट एयरवेज का भी अगला मूव ये रहा है कि वो अपने आप, मतलब कि वो अपने से कुछ असेट्स बेच दिए, जैसे कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अपनी असेट बेच चुकी है, उनकी जो ऑफिस थी वो बेच दी है, और उस ऑफिस को, मतलब कि अभी ये जेट एयरवेज का नेक्स्ट मूव ये रहा है कि वो सारी की सारी फिक्स्ड असेट बेचने की शुरुआत कर रही है और वही असेट से अपने सारे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, अपनी एयरप्लेन्स बढ़ा रही है। जेट एयरलाइन इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पास जितने एयरप्लेन्स ज्यादा है, आप उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वही जेट एयरवेज अभी फॉलो कर रहा है। जेट एयरवेज अब नए से नए एयरप्लेन्स खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मार्केट में फिर से बना रहे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, 3-4 आपको रिवाइवल के पॉइंट बताए। ये सारे पॉइंट आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिस्ट आउट करिए कि आपके बिजनेस में आप किस तरह ये सारे के सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एक भी पॉइंट ये वाला छू लिया ना, तो आप बहुत ही बड़े डूब सकते हो या तो बहुत ही बड़े तर सकते हो। मतलब कि अगर इस पॉइंट, ये 7 पॉइंट के सारे जो अपोनेंट पॉइंट है, मतलब कि ये सारे गंदे पॉइंट्स है, उनके सारे अच्छे पॉइंट्स लेके अगर आप दरिया में चल गए तो आपकी नैया पार लग जाएगी।
चलिए दोस्तों, तो आपको ये केस स्टडी बहुत ही मजेदार लगी होगी। मुझे आशा है कि आपको ऐसी ही केस स्टडी पसंद है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और कौन कौन सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि तो इंडिया का मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन चुका है। अगर आपको भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बनना है तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, और अपडेटेड के लिए मैं आपके साथ हमेशा बरकरार रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।